अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कहानी भयानक इक़दाम का दूसरा हिस्सा लेके हाजिर हुई हूँ। औरत जब बीवी बन जाती है तो वो अपने आदमी को पल्लू में बांध के रखना चाहती है, फिर वो इसके करीब किसी औरत को पसंद नहीं करती। ये वही कोमल थी जो मेरे साथ चौधरी की खिदमतें करती थी, मगर अब इसको अच्छा नहीं लगता था कि मैं चौधरी के करीब जाऊँ। मगर चौधरी एक मर्द था, उसको अय्याशी करनी थी। मर्द की फितरत तो यह है कि औरत जब तक इसकी महबूबा रहती है वो इसके लिए आसमान से तारे तोड़ने को तैयार रहता है, और जब वही महबूबा इसकी बीवी बन जाती है तो फिर इसमें 100 कीड़े नज़र आने लगते हैं। कोमल अब भी खूबसूरत है, मगर चौधरी की नज़र में अब ऐसी नहीं रही। मैं कोमल से 19 हूँ, मगर चौधरी की नज़र में 20 हूँ। मैं खुद चौधरी से जान छुड़ाना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, नहीं छुड़वा सकती। रज्जो ने कहा, और तुम्हारा घर वाला जो है, इसको पता है ये सब? वो मेरा घर वाला क्या है, सिर्फ दुनिया को धोखा देने को। चौधरी ने अच्छी तरह देखभाल के लिए इसको मेरे मत्थे मारा है। अगर वो मजबूत और कमाऊ मर्द होता तो मैं चौधरी की गुलामी क्यों करती। कोमल तुझे अब पसंद नहीं करती होगी, फिर तू हवेली में किस तरह रहती है, मैंने पूछा। कोमल चौधरी की बीवी तो बन गई है, मगर अभी तक कमज़ोर है, वो बोली। कमज़ोरी, ये क्या बात हुई, मैंने पूछा। तू मर्द है, तू नहीं जानता औरत कमज़ोर इस वक्त तक रहती है जब तक इसको औलाद नहीं होती, और अगर कोमल माँ बन गई तो फिर तेरा रास्ता बंद, मैंने कहा। कोमल कभी माँ नहीं बन सकती। कोमल कभी माँ नहीं बन सकती, मुझे अच्छी तरह मालूम है। कुछ दिनों की बात है कि कोमल बाहर और मैं हवेली में होंगी। रज्जो ने कहा, तूने ये सब प्रोग्राम किया है, मैंने पूछा। हाँ, पूरी तैयारी और पूरा प्रोग्राम से किया है। तो बहुत गहरी औरत है, मगर औरत फिर औरत है। मर्द के अल्तफ़ात की भूखी। मर्द ज़रा अल्तफ़ात का इजहार करे तो औरत मोम हो जाती है, अपना दिल निकाल के सामने रख देती है। मैंने कहा, तेरी यही भूल है, सब कुछ औरत कभी नहीं निकालती, कुछ ना कुछ बचा के रखती है। रज्जो बोली, मैं उम्र में तेरे बराबर ही होऊंगा, मगर शायद तजुर्बे में तो ज़्यादा है। अब चलने वाली कर, देर हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। मैंने कहा, मेरे होते हुए तेरा कुछ नहीं होगा, तुझसे एक ज़रूरी गल करनी है। बोल करूं? रज्जो बोली, कर ले, मगर ज़रा जल्दी, चौधरी माफ़ करने वाला बंदा नहीं है, मैंने कहा। कोमल मेरे अलावा इसकी अपनी जोरू भी थी, और ना जाने कहाँ कहाँ चौधरी ने मुँह मारे हैं, मगर अब चौधरी कमज़ोर हो चुका है। मगर मुझे हवेली में अपना राज कायम करना है। मेरी जड़ें इस हवेली में इस वक्त ही होंगी जब मैं चौधरी को औलाद दूंगी। चौधरी से मुझे ज़रा उम्मीद नहीं कि वो मेरे साथ देगा, इसलिए तुझे मेरा साथ देना होगा, रज्जो ने मुस्कुरा के कहा। रज्जो की मुस्कुराहट में एक दावत थी। मर्द की अकल पर औरत 1 मिनट में पर्दा डाल देती है। लोग कहते हैं औरत माँ बनने के मामले में अकल से कम और जज्बात से ज़्यादा काम लेती है, मगर ये बड़ी होशियार औरत थी जो पूरा प्रोग्राम बना के कदम आगे बढ़ा रही थी। हर तरह इसकी नज़रें थी, कोई खाना खाली नहीं छोड़ रही थी। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तू कुदरत से लड़ रही है। अगर इस पर भी औलाद ना हुई तो फिर तेरा हशर भी कोमल जैसा नहीं होगा। जिस तरह कोमल का नशा चौधरी से उतर गया है, तेरा भी उतर नहीं जाएगा। फिर तू क्या करेगी? तकदीर से कौन लड़ सकता है, मगर कोशिश तो करना ज़रूरी है, वो बोली। तूने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है, तेरे जहन में पहले से था, मैंने पूछा। पहले से था, मगर साफ नहीं था। मैंने तुझे देखा तो पूरा प्रोग्राम खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। मैं जानती हूँ कोमल का वक्त पूरा हो चुका है। चौधरी ने आखिरी मुलाकात में मुझे कहा था, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, और मैंने इसे रात ये अंदाज़ा कर लिया है कि अब चौधरी अटल कदम उठाने वाला है। मगर मैंने फिर भी इसकी हवेली आबाद करने का प्रोग्राम नहीं बदला। मेरी औलाद इस हवेली की वारिस होगी, ये मेरी तमन्ना है, मेरे ख्वाब है। मैं इस ख्वाब को तुम्हारे ज़रिए पूरा करूँगी, वो बोली।
विरासत तो बाप के नाम से चलती है, नाम तो चौधरी रहमत ही का रहेगा। मैं किस खाने में रहूँगा? तेरी ये बात दुरुस्त है, तू एक कमी है, मगर फिर कमी नहीं रहेगा। तुझे इज़्ज़त का मकाम दिला दूँगी। तू चौधरी तो नहीं बन सकता, मगर चौधरी से कम भी नहीं होगा। तू शहर जाकर कमी नहीं रहेगा। जो लोग अपने घर में अपने पिंड में बेनाम और निशान होते हैं, बाहर जाके नाम वाले और इज़्ज़त वाले बन जाते हैं। शहर में कौन जानेगा कि तू एक कमी है। शाहान से तैयार रहना, मैं तेरी मदद करूँगी। मेरे बच्चे भी तुझसे कोई और रिश्ता कायम कर लेंगे और तू उनको भी देख सकेगा। हाँ, पाबंदी ये होगी कि तू उनको अपना नहीं कह सकेगा। ये मामला तेरा और मेरा होगा। रज्जो ने कहा, तेरा प्रोग्राम तो बहुत लंबा है। मैंने हैरत से कहा, तेरी सूरत देखते ही सारा प्रोग्राम मेरे सामने आ गया था। रज्जो ने कहा, अच्छा चलने वाली कर, बहुत देर हो गई। मैंने कहा, तो पहले ये बता तेरी क्या मर्ज़ी है? अगर तू ना करेगा तो फिर मुझे पूरा प्रोग्राम बदलना पड़ेगा, मगर जवाब देने से पहले खूब गौर कर ले। मना करने का तो तेरा ठिकाना गांव में भी नहीं रहेगा। हाँ करेगा तो मेरे साथ साथ तू भी ऐश करेगा। दोनों बातें बता दी हैं, मैं तो कोई और रास्ता ही नहीं निकालूंगी। तू ना हुआ तो कोई और तेरे जैसा आ जाएगा। तू अपनी सोच, तेरा क्या बनेगा? रज्जो ने खुली धमकी दी। औरत बड़ी हठधर्म होती है। मैंने सोचा अगर मना कर दूंगा तो ये ज़रूर मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। मैं तुझसे ना तो नहीं कर सकता, तूने मुझे हर तरह से घेर लिया है। करमू ने कहा, तू मना कर सकता है, मेरी फ़िक्र मत कर। मैं पूरी बात किसी भरोसे पर ही बताई है। मैं जानती हूँ कि तेरा मेरा राज किसी पर जाहिर नहीं कर सकता, और करेगा तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। चल अब मैं डंडे पर बैठूंगी और तू साइकिल चलाएगा। रज्जो ने दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं खड़ा हो गया। मैंने साइकिल हैंडल से पकड़ के खड़ी कर ली और रज्जो आगे डंडे पे बैठ गई। रास्ता कच्चा था, रेत में पैडल पे बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था। इसका जिस्म मेरे बाजुओं के दरमियान था। मैं पैडल चलाने को पैर पर ज़ोर डालता तो इसके जिस्म पे भी ज़ोर पड़ता था। तू मेरे अंदाजे से भी कुछ ज़्यादा है। रज्जो बोली, अभी से तूने अंदाज़ा कर लिया? मैंने कहा, औरत मर्द की एक निगाह का ठीक अंदाज़ा कर लेती है, इसी तरह इसके अंदाज़े हर मामले में ठीक होते हैं। मेरा जो अंदाज़ा है वो भी ठीक है। बातें करते शाम 5 बजे हम पिंड के करीब आ गए तो रज्जो बोली, अब अच्छा पैदल चल। अगर चौधरी को पूछे कि देर क्यों हुई तो कहना पैदल आई हूँ, साइकिल पे नहीं बैठी। वो 2-3 जगह रुक के आराम भी किया था। मैं भी यही कहूँगी, फिर इसको यकीन आ जाएगा और मेरा वक़ार भी बढ़ेगा कि मैं तेरे साथ साइकिल से नहीं आई हूँ। दोनों की इज्जत बढ़ जाएगी। वाह हरी औरत, मैंने सोचा हर बात का जवाब पहले से तैयार करके रखा है। चौधरी मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरी शक्ल देखते ही भड़क गया। बोला, ओए कहाँ मर गया था? सरकार, पैदल आया हूँ रुकते रुकते। मैंने कहा, साइकिल तो तेरे पास थी, फिर रुकता रुकता क्यों? वो बोला, जी वो रज्जो बीबी ने साइकिल पे बैठने से इनकार कर दिया था, वो दोनों ही पैदल आए हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, चल दफ़ा हो। और चौधरी अंदर चला गया। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बुज़ुर्गों का कहना। कहा हुआ पूरा हुआ और कोमल की जगह रज्जो आ गई। कोमल ने हर्षत मान ली थी, मगर रज्जो ने सिर्फ एक शर्त चौधरी के सामने रखी कि कोमल को तलाक दो, फिर निकाह करूंगी। चौधरी के सर को कोमल का भूत उतर चुका था। चंद दिनों बाद रज्जो बेगम के ठाठ कुछ और ही हो गया। इसने पुराने और बूढ़े मुलाजिम को हवेली से दूर कर दिया। बहुत आहिस्ते आहिस्ते करमू का आना जाना बढ़ता गया। चौधरी आज़ाद तबीयत का आदमी था। हवेली में रात को रहता था। दिन भर कोर्ट कचहरी और ना जाने कहाँ कहाँ फिरता रहता था। रात को आता तो रज्जो बंद ठन कर इसके लिए दस्तरखान लगाती और इसके सारे दिन की थकान उतार देती। कोमल में ये खूबी नहीं थी, वह हसीन ज़्यादा थी, इसलिए कुछ लापरवाह भी थी। औरत हसीन हो तो अपने मर्द से चाहती है कि इसकी तारीफ़ करे। अगर वो तारीफ़ कर दे तो समझती है ये तो इसका हक़ है, अगर ना करे तो खुद में कमी महसूस करती है।
और यही एहसास धीरे धीरे इसका सुकून बर्बाद कर देता है। कोमल के बरक्स रज्जो बड़ी होशियार थी। इसने चौधरी को खूब पढ़ाया, निकाह से पहले भी और निकाह के बाद भी। तो वो चौधरी को बहुत दूर तक जान गई थी। इसकी हर कमज़ोरी और खूबी पे इसकी नज़र थी। चौधरी के रोज़ के मामूली इसके सामने थे। चौधरी के जाने के बाद करमू आता था। हवेली में अंदर कोई नहीं होता था, सिर्फ दरवाजे पे एक आदमी रहता था। करमू के ज़िम्मे बज़ाहिर ये काम था कि वो कमरे को चेक करे और अंदर जाके सफाई करवाए, मगर वो 7 बजे आ जाया करता था, जबकि सफाई करने वाली 9 बजे आया करती थी। हवेली के बाहर कुछ हो अंदर कोई नहीं आता था। करमू ने जो काम करने होते थे वो करता। अब करमू के पास ज़्यादा वक्त नहीं थे। 7 बजे से वो रज्जो की खिदमत में रहता और फिर अपना काम करता रहता। इसलिए हवेली का बावर्ची खाना खुला पड़ा था। जो जी चाहता इसका हाथ कौन रोकता। रज्जो नसीब की धनी थी। इसने चौधरी को 3 माह के बाद ही खुशखबरी सुना दी। चौधरी इस खबर को सुनने को बेचैन था। 2 बीवियां जो खबर नहीं सुना सकीं वो रज्जो ने सुना दी। इसके सामने रज्जो का मकाम बहुत बुलंद हो गया और इसने रज्जो की खिदमत को और इंतज़ामात को कर दिए। करमू की इज्जत में इजाफा रज्जो ने कर दिया। इसको पूरी हवेली का इंचार्ज बना डाला। अब करमू बात पे दौड़ता नहीं फिरता था और वो दूसरे नौकरों पे हुक्म चला के उससे काम लेता था। अब चौधरी भी ज़्यादा वक्त हवेली में रहता था और कर्मियों की ड्यूटी रज्जो के पास कम हो गई थी। वो चौधरी की मौजूदगी में इसके पास जाता था और जो चौधराइन के काम करता था। रज्जो बेगम जब से चौधराइन बनी थी इसके तौर तरीक़ों में तब्दीली आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे इसने पहले से चौधरानी बनने की रिहर्सल कर रखी थी। उसने अपने प्लान के मुताबिक सारे काम किए थे। करमू को इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक इस्तेमाल किया। अभी करमू का किरदार बाकी था। उसने इसको बाकी रखा हुआ था और ठीक 9 बाद रज्जो ने एक लड़के को जन्म दिया। हवेली में खुशियों का सैलाब आ गया। चौधरी का वारिस पैदा हो गया। रज्जो बेगम का वकार आसमान से बातें करने लगा। चौधरी ने दिल खोल की खुशी मनाई। चौधराइन की बड़ी जड़ें हवेली के बहुत नीचे तक चली गईं। अब वो एक तनावर दरख्त थी। इसका हुक्म चौधरी और पूरी हवेली पर चलता था। चौधरी इसका हुक्म का ग़ुलाम था। करमू अपने काम कर रहा था। दूसरे साल फिर चौधरी को खुशी खबरी मिली, यानी चौधराइन ने फिर एक लड़के को जन्म दिया। मगर इसके साथ साथ ये भी हुआ कि करमू की घरवाली ने एक लड़की को जन्म दिया। करमू का किरदार अभी बाकी था और इस तरह चौधराइन ने 4 लड़कों को पैदा कर दिया। रज्जो पूरी तरह चौधराइन बन गई थी। इस तरह करमू की बीवी ने 4 लड़कियां पैदा कर दी। अब करमू का किरदार इस ड्रामे में कम हुआ। इसको भी एहसास हो गया था, मगर रज्जो बेगम के साथ रहकर इसको कुछ अकल आ गई थी और कुछ अकल इसकी बीवी ने पहली बेटी पैदा होते ही इसको दे दी थी। इसके बाद 5 सालों में इसने बीवी को इतना कमा के दिया कि सबके लिए काफ़ी था। शहर में रहने की इस्लाह तो रज्जो बेगम को बहुत पहले ही दे चुकी थी। इसके दिमाग में ये बात थी। उसने इसको भी जहन में रखकर प्लान बनाया था। प्लान बनाना और इस पर अमल करने का तरीका भी अब रज्जो ने सिखाया था। रज्जो का प्लान इसके सामने था, मगर इसने जो प्लान बनाया था वो इसने किसी को नहीं बताया। वह इंतज़ार कर रहा था कि रज्जो बेगम खुद अपनी ज़बान से कुछ कहें, इसलिए इसका प्लान तो पूरा हो चुका था। इस प्लान का आखिरी हिस्सा करमू ही था। करमू खुद से कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए कि प्लान तो चौधरानी का था। इसी को प्लान पूरा करना था और करमू का किरदार इस ड्रामे से ख़त्म करना था। मगर इस इंतज़ार में 5 साल गुजर गए। बच्चे बड़े होने लगे। करमू ने बहुत कुछ जमा कर लिया। शहर में मकान ख़रीद लिया। आते वक्त की तैयारी में वो लगा था। शहर में और भी कुछ इसने ख़रीदा, मगर इसकी हवा किसी को नहीं होने दी। रज्जो बेगम ने इस तरह से कभी हाथ नहीं रोका। इसके इख्तियारात कम नहीं हुए। सिर्फ इतना हुआ कि अब इसका आना जाना चौधरानी के कमरे में कम रह गया था। रज्जो ने इसको गांव में इज़्ज़त का मकाम दिलाया। वह करमू से करमदीन बन गया और चौधरी का ख़ास आदमी बन गया। इसका कहा हुआ चौधरी भी मानता था, मगर वो अंदर से बेचैन था और इंतज़ार करता
कि आज चौधरानी मुझे शहर जाने को कहेगी, मगर शाम हो जाती। आहिस्ते आहिस्ते इसकी बेचैनी में इजाफा होता गया। वो हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा। अंदर की परेशानी चेहरे पे जाहिर हो जाती थी। रज्जो ने इसका चेहरा फ़ौरन पढ़ लिया। क्या बात है करमदीन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? रज्जो ने पूछा। हाँ चौधरानी, मैं परेशान हूँ, करमू ने जवाब दिया। मुझे बताओ क्या परेशानी है? चौधरानी बोली। मेरा ख्याल है मेरा काम ख़त्म हो गया। अब तक मैंने जो किया वो तुम्हारा प्रोग्राम में था। मैंने इससे हटकर कोई काम नहीं किया। अब अगर इस उम्र में ज़रा सी चूक हो गई तो मैं ये सोच सोच के बेचैन हूँ। मैं समझता हूँ अब मेरा यहाँ रहना किसी तरह ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे कहने का इंतज़ार 5 साल से कर रहा हूँ, मगर तुमने अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे अब तक अमल नहीं किया, करमू ने कहा। चौधरानी ने बड़े सुकून से करमू की बात सुनी। फिर बोली, मेरे चौधरी, तुम हो मेरे बच्चों के बाप, तुम हो। बेशक मेरा प्लान था कि तुमको शहर में आबाद कर दूंगी, मगर मैं तुमको खुद से जुदा नहीं कर सकती। तुम वो हो जो चौधरी नहीं है। तुम समझ गए होगे मेरा प्लान बहुत कामयाब है, मगर मेरा प्लान में ये नहीं था जो अब मेरे सामने आया। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुमको अपने करीब रखना चाहूँगी। ये मेरे प्लान में नहीं था। देखो कैसी अजीब बात है ना, तुम इस उम्र में हो के मोहब्बत का खेल रचाओ, ना मैं इस उम्र में हूँ कि ये सोचूं, मगर ऐसा ही हुआ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये जज्बा क्यों पैदा हो गया, और पैदा हुआ तो इस वक्त क्यों पैदा हुआ? अगर इस पेड़ के साए में पैदा हो जाता जहाँ पर हम बैठकर अचार से पराठे खा रहे थे तो कितनी आज़ाद थी, फ़ौरन तुम्हारे साथ लग जाती। अगर इस वक्त पैदा होता जब हम पहली बार कमरे की तन्हाई में मिले थे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाती। मेरा प्लान पूरा हुआ, तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, मगर अब तुम जुदा करने का तसव्वुर भी मेरे लिए जानलेवा है। मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। रज्जो ने कहा। तुम जानती हो तुम आग से खेल रही हो। आग के पास बारूद को नहीं रखा जाता, इसलिए कि सब जानते हैं कि किसी भी लम्हे धमाका हो जाता है। करमू ने कहा। हाँ जानती हूँ, खूब जानती हूँ। तुम जिस आग की बात करते हो, इस आग से ज़्यादा बड़ी आग मेरे अंदर है। मैं इस आग से डरती हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ना औलाद, ना धन दौलत, ना राजपाट। मेरे अंदर की आवाज़ सिर्फ एक है, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारी बन जाऊँ। रज्जो बोली। दोस्तों कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।